हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज बॉस हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी। हम स्टार्ट करेंगे बॉस क्लास 7th की ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, क्लास 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले ये सारे चैप्टर्स हैं। टोटल 7 चैप्टर्स हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी में। 7 चैप्टर हैं बॉस। पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट, दूसरा है इनसाइड अवर लाइफ, तीसरा अवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस और लाइफ इन द डेजर्ट। तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं। एक एक करके हम एक एक चैप्टर को निकाल लेंगे। आज पॉसिबली हम पूरा एनवायरनमेंट जो है एक ही वीडियो में, वन वीडियो में एनवायरनमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में रीड कराऊंगा पूरी, सारी की सारी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। साथ के साथ में हम बेसिक्स भी कवर करेंगे और बेसिक्स कवर करने के साथ साथ चैप्टर को बड़े आसानी से बिल्कुल डील करने वाले हैं। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बॉस, ये जो अभी प्रेजेंट में क्लास 7th के बच्चे हैं उनके लिए तो काम आएगा ही आएगा। साथ के साथ में हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना बॉस, और उस गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये समझ लो यार, ज्योग्राफी क्या है यार, है ना। ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, तो फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने में। तो देखो, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें बॉस, ज्योग्राफी जो है एक आपको पता अलग सब्जेक्ट है। एसएसटी क्लास 7th की जो एसएसटी है उसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़नी होती है। नंबर 1 ज्योग्राफी, नंबर 2 हिस्ट्री और नंबर 3 सिविक्स। 3 सब्जेक्ट पढ़नी है, उनमें से हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी क्या है भाई? ज्योग्राफी का सिंपल सा मतलब है जो आपकी धरती माता है बॉस, आपको पता है हमारा एक प्लेनेट है और उस प्लेनेट का नाम है अर्थ। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी को अगर हम तोड़ें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी शब्द जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है? जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब क्या होता है भाई आपका? अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है बॉस स्टडी करना। तो ज्योग्राफी का सीधा सीधा क्या मतलब हो जाएगा? द स्टडी ऑफ, या कह सकते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन है, अर्थ की जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। और एक क्वेश्चन छोटा सा कई बार ये भी देख लिया जाता है यार, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का फादर कौन है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, जिन्होंने ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट बना दिया बॉस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। खैर तुमसे तो कोई नहीं पूछ रहा, पर एक बेसिक्स के लिए याद रखना। तो एक व्यक्ति थे एरेटोस्थेनीज, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मेनली किसकी बात करते हैं भाई? हम अर्थ की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? अर्थ। अर्थ आपको पता है हमारा प्लेनेट है, और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो लिविंग प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में बहुत सारे प्लेनेट हैं, ठीक है। खासकर अपने सोलर सिस्टम की बात करें, हमारा जो सोलर सिस्टम है बॉस, उस सोलर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उनमें से एक प्लैनेट हमारा कौन सा है? उनमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। और अर्थ पर आपको पता है लाइफ पॉसिबल है, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग प्लेनेट बोलते हैं। और अर्थ पर आपको ये भी पता होगा कि 70% अर्थ पर क्या है? पानी है। चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपने 6th में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। तो अब आपको समझ में आएगा ज्योग्राफी क्या है। तो जियो प्लस ग्राफोस से शब्द मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहलाता है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन ही ज्योग्राफी कहलाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी है एरेटोस्थेनीज हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है बॉस? 8 प्लैनेट्स है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उनमें से एक प्लैनेट अपना प्लैनेट अर्थ है, जिस पर 70% पानी है और 30% आप कह सकते हो लैंड अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? चूँकि पानी ज़्यादा है इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। लिविंग प्लैनेट भी है, ठीक है। और अर्थ हमारा प्लैनेट है। और प्लैनेट क्या होते हैं यार? सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो सन के चारों तरफ क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्लेनेट बोल देंगे बॉस। तो यहाँ पे ये प्लेनेट हो जाएगा, ठीक है। अब अर्थ पर आप देखोगे मोटे मोटे तौर पर, अर्थ पर अगर आप देखोगे मोटे मोटे तौर पर, तो हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ मेजर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अर्थ पर हमारी पर। पहली चीज़, एक जगह ऐसी है जहाँ पे तुम्हें लैंड ही लैंड देखने को मिलेगी।
दूसरी जगह ऐसी है जहाँ पे आपको पानी पानी देखने को मिलेगा, तीसरी जगह जहाँ पे ऐसी आपको एयर एयर देखने को मिलेगी, और जहाँ तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर आपको लाइफ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बॉस? लाइफ। अब क्या मतलब है? अर्थ का वो वाला भाग जहाँ पे ज़मीन पाई जाती है बॉस, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। अर्थ का वो वाला हिस्सा जहाँ पे सिर्फ लैंड पाई जाती है, ज़मीन पाई जाती है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्टिनेंट्स। बताओ कॉन्टिनेंट कौन सा पार्ट होता है? लैंड वाला पार्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल आइलैंड्स, ठीक है। और कॉन्टिनेंट में आपके आ जाएंगे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे पानी पाया जाता है उसको हम बॉस बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे सिर्फ पानी पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में आपको पता है यार क्या क्या आता है बॉस? हाइड्रोस्फीयर में आपको पता है पानी आता है जिसमें ओशियंस आ जाएंगे आपके, हाइड्रोस्फीयर में आपके सीज आ जाएंगे, हाइड्रोस्फीयर में आपकी रिवर्स आ जाएंगी, हाइड्रोस्फीयर में आपकी लेक्स आ जाएंगी, पॉन्ड्स आ जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर, सब किसका पार्ट हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें, अर्थ पर एक पार्ट ऐसा है जहाँ हवा पाई जाती है, तो हवा वाले पार्ट को आपको पता है हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं बॉस? एटमॉस्फेयर। हवा वाला जो पार्ट है एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर में आपको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बॉस? एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। और गैसेस में भी आपको देखने को मिलेगा यार 78% तो एक गैस है हमारी नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। और 21% जो है वो है आपकी ऑक्सीजन। तो यार 99% तो दो ही गैस हैं अपने एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और 1% में आ जाती हैं आपकी अदर गैसेस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं बॉस? अदर गैसेस आ जाएंगी। अगला हमारा अर्थ का जो पार्ट है दैट इज जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बॉस बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में आपको देखो प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, और बायोस्फीयर में आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं अपनी जो मातृशरीय धरती माता जो है उस पर एक तो ज़मीन वाला हिस्सा है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, पानी वाला हिस्सा है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, हवा वाला हिस्सा है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, और जहाँ लाइफ पाई जाती है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोट्स बना लेना, ठीक है बॉस। अच्छा, अब हम चर्चा करेंगे यार एक छोटा सा टॉपिक पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है भाई, यहाँ पर आपको देखना है यार इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? क्योंकि यार सबसे बड़ी बात तो क्या है? एनवायरनमेंट है यार। तो एनवायरनमेंट के बारे में प्रैक्टिकली समझाता हूँ यार। लो मैं ना डेफिनेशन तो खैर आप समझ ही जाओगे नो डाउट। ये मान लो अर्थ की सरफेस है। क्या है? अर्थ की सरफेस है। इस अर्थ की सरफेस पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी बॉस। नीचे आपका ज़मीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लो भाई हम एक लगा देते हैं पेड़। पेड़ लगा दिए, एक 2 पेड़ लगा दिया, ठीक है। पेड़ ग्रीन होते हैं तो चलो ग्रीन कर देते हैं भाई साहब। एक पेड़, दूसरे पेड़, फिर भाई साहब अपना सूर्यदेव ले लेते हैं। लो भाई ये हो गए सूर्यदेव। सूर्यदेव से क्या निकल रही है भाई? सन की रेज निकल रही है। क्या निकल रही है? सन हो गया हमारे, ये लो भाई सन हो गया, ठीक है। सन की रेज प्लांट्स पर भी गिर रही हैं, और प्लांट्स पता है आपको क्या करते हैं? साइंस में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई साहब और अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स सन की रेज से यूज करके CO2 को, प्लांट CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? O2 में कन्वर्ट कर देते हैं और अपना खाना बनाते हैं। इसी जगह पर भाई साहब आप रह रहे हो। ये हो गए आप। कौन हो गए भाई साहब? आप हो गए यहाँ पे। ये और हो गया आपके दोस्त हो गए भाई साहब, ठीक है। ये आपके दोस्त हो गए। ये रानी हो गई, ये राजा हो गया, ठीक है। ये अर्थ हो गई अपने आसपास। कहीं पर आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी, पानी बह रहा है। कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे बॉस। क्या देखने को मिलेंगे? कहीं पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, है ना। कहीं पर आपको ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। और ये आपका नीचे वाला एरिया हो गया, अर्थ वाला एरिया हो गया। लो भाई साहब, तो यार यहाँ पे क्या देख रहे हो यार? ये कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है, कोई भी आपका दोस्त है, ये लिविंग है। कैसा व्यक्ति है? लिविंग थिंग है। अब यार इस व्यक्ति के चारों तरफ, दिस पर्सन के चारों तरफ जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, इस पर्सन के चारों तरफ 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है आपकी बायोटिक चीज़ें,
किसी भी व्यक्ति हमारे आसपास, आपको देखो दो चीज़ दिखाई देती हैं, कितनी चीज़ दिखाई देती हैं, दो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में। आपको एक तो चीज़ दिखाई देगी बायोटिक, मतलब लिविंग थिंग्स, बायोटिक में क्या आ जाएंगी, लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। एक आपको चीज़ दिखाई देंगी एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगी इसके पास, इस व्यक्ति के पास, ये मान लो रामू है, तो रामू के आसपास लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आ जाएंगे, और ये भाई साहब कौन आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। और यहाँ मान लो पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी भी क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अंडरस्टूड। तो हमारे आसपास आपको देखने को मिलेगा, किसी भी व्यक्ति के आसपास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है लिविंग और दूसरी होती है नॉन लिविंग। लिविंग जो चीज़ें होती हैं बॉस, इनको हम बोलते हैं बायोटेक, और नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं इसको बोलते हैं अबायोटेक। और इन सबको मिला दो, अपने आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, लिविंग, नॉन लिविंग, इसको हम बोलते हैं भाई एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। तो अपने आसपास लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों प्रकार की चीज़ों को आप मिलवा दोगे, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। आई होप अब आपको समझ में आ गया एनवायरनमेंट क्या होता है। तो आप जहाँ बैठे हो, आप जहाँ खड़े हो, आप जहाँ रह रहे हो, आपके चारों तरफ जो भी आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बॉस, पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। तो सुना होगा यार एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो गया है, एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई एम श्योर नाउ एनवायरनमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डेफिनेशन मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अगर आपके पास आ जाएगी प्यारी सी, तो लो भाई ये डेफिनेशन आपको अभी के अभी लिख लेनी है, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल लिविंग थिंग्स एंड non-living things, all living things and non-living things around us is called environment। यार अपने चारों तरफ जितनी भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उनको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्या बोलेंगे बॉस, एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अपने आसपास क्या क्या होता है, अपने आसपास हवा है, अपने आसपास पानी है, सनलाइट है, सॉइल है, क्या है, सॉइल है, इसके अलावा प्लांट्स हैं, इसके अलावा एनिमल्स हैं, इसके अलावा छोटे छोटे एनिमल जो जानवर होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ETC। तो अपने आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब तुम इनको गौर से देखोगे तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए इनमें ये तो हो जाएंगे आपके नॉन लिविंग। क्या हो जाएंगे बॉस, नॉन लिविंग। और ये कैसे हो जाएंगे आपके लिविंग। तो इन दोनों को मिला दोगे तो दैट इज कॉल्ड यार एनवायरमेंटल। नॉन लिविंग को हम बोलते हैं एबायोटिक। क्या बोलेंगे, एबायोटिक। और लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक। बायो शब्द आ जाए ना, समझ लेना प्लांट और एनिमल की हम बात कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। आई होप इट इज क्लियर। लिख लेना बॉस इसको। देखो भाई ये है अपना चैप्टर, यहाँ पर अपना चैप्टर आप देख सकते हो, ठीक है। चैप्टर पहला ही आपका जिसका नाम है एनवायरनमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा एनवायरनमेंट क्या है, फिर भी चलो रीड कर लेते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। ये स्कूल गए और इन्होंने देखा यार स्कूल के सामने एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, अब उसको खोद दिया गया है भाई साहब। क्या कर दिया गया है, खोद दिया गया है। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ प्लेग्राउंड की जगह पर अब यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी, फ्लैट बनाए जाएंगे। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि बेचारा रोने लग जाता है ना, जब उसको पता चला कि एक बड़ा सा प्लेग्राउंड जिसमें प्यारी सी घास थी, मैरीगोल्ड थे, बटरफ्लाइज थी, अब ये परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। उसने अपने क्लासमेट्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करी। असेंबली में प्रिंसिपल साहब भी मतलब थोड़ा सैड हो गए और बोले कि यार हमारा एनवायरनमेंट देखो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब रवि क्लास में गए तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि महाराज व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है ना। तो वो बोले, टीचर ने कहा कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो रवि ने कहा यार इसका मतलब हमारी बिल्डिंग, हमारी टेबल्स, हमारी चेयर्स, रोड, फील्ड,
कचरा मेरे दोस्त ये सब एनवायरनमेंट है। टीचर कह रहे यस बॉस, आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सब एनवायरनमेंट है। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लॉथ, बुक। अब टीचर कह रहे हैं भाई साहब बिल्कुल सही बात है, आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हो वो एनवायरनमेंट है। बट इस एनवायरनमेंट में बॉस आपको देखने को मिलेगा कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं? नेचुरली पाई जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैन मेड है, जो इंसान ने बनाई हैं। किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, राइट। नाउ वर्क इन पेयर्स, अब पेयर में काम करो आप, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ, अब ये तो तुम करते रहना, ये मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द नेचर और बाय द ह्यूमन बींग्स। तो आप अपने साथियों के साथ लिस्ट बनाओ भाई कि आपके आसपास नेचुरल चीज़ क्या है जो नेचर ने बनाई है और ह्यूमन मेड क्या है ना। तो यार अपने आसपास देखो, आपके आसपास रोड बन रहे हैं, आपके आसपास प्ले ग्राउंड बन रहे हैं, आपके आसपास बिल्डिंग्स बन रही हैं, आपके आसपास इंडस्ट्रीज बन रही हैं, आपके आसपास ब्रिज बन रहे हैं। तो यार ये सब इंसान ने बनाए, राइट। ह्यूमन बींग्स। नेचुरल क्या हो जाएगा? नेचुरल आपके आसपास हवा हो जाएगी, पानी हो जाएगा, सॉइल हो जाएगी, प्लांट्स हो जाएंगे, ये सब नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, हासा ऑल वर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग ए लिस्ट। वर्ड सो व्हाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? आस्क्ड इकबाल। इकबाल ने कहा कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। अब चलो हमें समझ में तो आ गया भाई एनवायरनमेंट क्या है, मगर ये चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्यारी सी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है बॉक्स में एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यार हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बायोटिक चीज़ें भी पाई जाती हैं और अबायोटिक चीज़ें भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सांस लेते हो, तो सांस कहाँ से लेते हो? हवा से लेते हो। तो बताओ आपकी लाइफ को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? आपको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, वो कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से चाहिए, वो भी यहाँ से मिल रही है। तो यार एनवायरनमेंट में आपके में क्या है? एनवायरनमेंट हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है बॉस। एनवायरनमेंट अगर ना हो तो खेल खत्म हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, ये हमें हवा देता है जिसको हम सांस लेते हैं, पानी देता है जिसको हम पीते हैं, खाना देता है हमें जिसको हम खाते हैं, जमीन देता है जिसको हम रहते हैं। तो एनवायरनमेंट यार हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ एनवायरनमेंट सपोर्ट योर लाइफ है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम? क्योंकि ये हमें हवा देता है जिसे हम सांस लेते हैं, पानी देता है जिसे पीते हैं, खाना देता है जिसे खाते हैं, जमीन देता है जिस पे रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? ह्यूमन बींग्स इसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे इसको एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं? तो हम ऐसे चेंज कर रहे हैं, हम इसको पॉल्यूट कर रहे हैं भाई साहब। क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट। देखो, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट एयर, वाटर कलेक्टेड इन पॉट, फूड इज सर्व्ड इन द वेसल्स, लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है हम हवा में धुआं छोड़ रहे हैं अपनी कारों से, अपनी बाइक से, अपनी स्कूटी से, फोर व्हीलर से, ठीक है। और पानी को इकट्ठा कर रहे हैं पॉट में, खाने को हम वेसल्स में सर्व कर रहे हैं, और ज़मीन को हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर, कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट का यूज करके अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। तो यहाँ पे मतलब पूछा, मतलब किसने? इकबाल ने पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? तो आंसर आया कि भाई ये इसलिए चेंज हो रहा है हमारी नीड्स की वजह से। हैं क्या है नीड्स? दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। हमारी नीड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पे जैसे मान लो एक खेत हुआ करता था, या यहाँ पर मान लो फॉरेस्ट हुआ करते थे, है ना। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो फॉरेस्ट को कट कर दिया गया और यहाँ पे क्या बना दिए? घर बना दिए। तो हमारी नीड जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। सो वी देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट द टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हम यार एनवायरनमेंट को मॉडिफाई नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। टीचर ने ऐसा रिप्लाई किया। यहाँ पे देखो एक बड़ा प्यारा सा चार्ट दे रखा है भाई साहब, आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है नेचुरल कंपोनेंट और दूसरा होता है ह्यूमन मेड। तो अपने एनवायरनमेंट में नेचुरली क्या क्या पाया जाता है? लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर। ये तो नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं जो हमने डिस्कस करी। एयर वाले पार्ट को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वाटर वाले पार्ट को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, लैंड वाले पार्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिविंग बींग्स वाले पार्ट को बायोस्फीयर बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें आती हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में। किस में आती हैं? और वो एनवायरनमेंट जो इंसान ने बनाया उसमें क्या है? देखो, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, ब्रिज, पार्क्स, बिल्डिंग्स, ये अपना कैसा कंपोनेंट हो जाएगा भाई साहब? ह्यूमन मेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हो गए बॉस, है ना। अब ह्यूमंस में कौन आता है भाई? ह्यूमंस में अपने इंडिविजुअल आ जाएंगे, व्यक्ति विशेष आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, समाज आ जाएगी, रिलीजन के लोग आ जाएंगे, एजुकेशनल लोग आ जाएंगे, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम आ जाएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाएगी, ये सब ह्यूमंस में आ जाएंगे, राइट।
अच्छा, अब यहाँ पे आता है फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर जो बातचीत चल रही है, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। देखो कितनी प्यारी डेफिनेशन निकल के आई है यार, है ना। तो यहाँ से आया डेफिनेशन किसकी निकल के, एनवायरनमेंट की, यहाँ से यहाँ तक। तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, एक तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी थी शुरू में, और आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो। वो जगह, लोग और आप उनके आसपास की चीज़ें और नेचर जो किसी भी लिविंग बीइंग को सराउंड करते हैं, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग के चारों तरफ, है ना, कोई भी जगह है, कोई भी जगह है, उसके आसपास के लोग, उसके आसपास की चीज़ें, उसके आसपास का नेचर जो किसी भी लिविंग बीइंग को चारों तरफ से घेर के रखते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा बॉस, एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है। और एनवायरनमेंट में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है नेचुरल चीज़ें और दूसरी होती है अपनी ह्यूमन मेड चीज़ें जो हमने ऊपर देखी भाई साहब। नेचुरल चीज़ों को हम बोलते हैं बायोटिक, और जो मतलब आपकी मतलब नेचुरल चीज़ों को आप बायोटिक बोल दोगे। अच्छा, नेचुरल में भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक जो लिविंग होते हैं और एक होते हैं अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। तो वाइल नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ, नेचुरल में दोनों चीज़ आ जाएंगी, बायोटिक भी आ जाएगी, अबायोटिक कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है बायोटिक का मतलब है वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स। बायोटिक में प्लांट और एनिमल आ जाएंगे, और अबायोटिक का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जिसमें लैंड, वाटर, ये एयर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि भैया अपना जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है कॉम्बिनेशन है किसका, बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस का, जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, क्रिएशंस देखने को मिलेंगे, इंट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे ह्यूमन बींग्स के। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे भैया नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। तो और अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले ही कि ज्योग्राफी में अपना नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, लैंड, वाटर, एयर और बायोस्फीयर। ठीक है। मतलब लैंड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, वाटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अपना हाइड्रोस्फीयर, एयर वाले पार्ट को एटमोस्फीयर, और जहाँ पे लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है आपको बताना है। सर नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़मीन आती है, पानी आता है, हवा आती है, प्लांट्स आते हैं और जानवर आते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर। हाँ साहब, हमने पिछली क्लासेस में नहीं, अभी इसी क्लास में पढ़ लिया है ना। लैंड वाले पार्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं, पानी वाले पार्ट को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और हवा वाले पार्ट को एटमोस्फीयर बोलते हैं, और जहाँ लाइफ पाई जाती है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो चिंता ना करें यार, पिछली क्लास में पढ़ाना पड़ा, बट मैं तो मान के चलूंगा तुमने कुछ नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, चिंता ना करें। राइट, डोंट वरी। सो लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। तो आपको इनको बोलते हैं डोमेन्स ऑफ अर्थ। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, कि अपनी डोमेन्स ऑफ अर्थ, यहाँ पे एक हेडिंग और बना लेना, आप कहीं पे कॉपी में लिख लेना, डोमेन्स ऑफ अर्थ। डोमेन्स ऑफ अर्थ का मतलब है हमारी अर्थ पर कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। डोमेन्स का मतलब क्या है, क्षेत्र। तो यार अपनी अर्थ पर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है अर्थ पर, आपको देखने को मिलेगा भाई साहब, नंबर 1 लिथोस्फीयर, जमीन वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। दूसरा डोमेन क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर, पानी वाला पार्ट हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर। तीसरा आपका एयर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एटमोस्फीयर, और जहाँ लाइफ पाई जाती है बॉस उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। तो कोई पूछे हमारी अर्थ पर मेजर डोमेन कौन कौन से हैं, तो सर आप बताओगे हमारी अर्थ पर मेजर डोमेन एक तो है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमोस्फीयर और चौथा है बायोस्फीयर। तो कोई पूछ ले सर इनमें अंतर क्या है, थोड़ा प्लीज़ बताइए हमें। तो आप बताओगे सर लिथोस्फीयर वो वाला पार्ट है, लिथोस्फीयर वो वाला पार्ट है जहाँ पे लैंड पाई जाती है, ज़मीन वाले पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, पानी वाले पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, हवा वाले पार्ट को हम एटमोस्फीयर बोलते हैं, और जहाँ लाइफ पाई जाती है उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बॉस, लाइफ वाले पार्ट को हम बोलेंगे बायोस्फीयर। तो ये हो गए हमारे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्या हो जाएंगे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेन कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं वापस। चलो भाई, तो पहले हम चर्चा करेंगे बॉस लिथोस्फीयर के बारे में। यहाँ पे दे रखिए, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिए। तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का यार ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, सॉलिड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अभी क्रस्ट शब्द आ गया तो थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ। देखो अर्थ को जब आप अंदर से देखोगे तो अर्थ में बॉस 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 3, 1, 2 और 3।
कहोगे सर ये क्या है, देखो भाई ये क्या है, अर्थ की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बॉस कोर, उसके बाद दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है क्रस्ट। तो ये हो जाएंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कोई पूछे अर्थ के अंदर क्या क्या है, तो बताएंगे सर अर्थ के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, जो सॉलिड होती है जिस पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और यही है लिथोस्फीयर का पार्ट, राइट। दूसरी मेंटल होती है, और तीसरी जो होती है वो कोर होती है, जैसे अंडा होता है ना, बिल्कुल अंडे की तरह। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आप समझ गए ना क्रस्ट क्या है। क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर, क्या क्या कहोगे इसको, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप प्लीज़ इनको नोट डाउन करते चलें, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो भाई लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है जो मैंने बताई थी। यहाँ ऊपर की हार्ड लेयर है जिसको जो मतलब अर्थ की होती है। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे, इसमें मिनरल्स देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको सॉइल भी देखने को मिलेगी। तो पूछे कोई लिथोस्फीयर क्या है, तो भाई ये इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रॉक्स की और मिनरल्स की बनी होती है, एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इसी पर सॉइल पाई जाती है। और चूंकि इस पर सॉइल पाई जाती है तभी इसमें क्या ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. अब यार जो ऊपर वाली क्रस्ट है ना, ऐसा नहीं तुम सोच रहे हो कि भाई सीधी सीधी पाई जाती है। यहाँ पे कहीं पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, कहीं पे प्लेन्स पाए जाते हैं, कहीं पे वैलीज पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ओशियंस, ओशियन फ्लोर। अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये कॉन्टिनेंट्स पे भी पाए जाते हैं, और ओशियन फ्लोर मतलब समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। कमेंट करके बताएगा टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं, टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं, और सारे कॉन्टिनेंट के नाम बताओ मुझे ना, बाकी फिर मैं चर्चा करूंगा, चिंता ना करें, है ना। आगे चलते हैं भाई। तो लैंडफॉर्म्स हमारे कॉन्टिनेंट्स पे भी पाए जाते हैं, और लैंडफॉर्म्स हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ओशन फ्लोर में भी पाए जाते हैं। ओशन फ्लोर का मतलब है समुद्र का जो नीचे वाला, जैसे ये ऊपर ओशन हो गया ऊपर, उसके नीचे जो फ्लोर होता है उसको हम बोलते हैं ओशन फ्लोर। यहाँ पर भी लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे पानी के भीतर, राइट। Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also source of mineral wealth. अब यार लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है ये चीज़ हमें पता चल रही है यहाँ पे। पहली बात, लिथोस्फीयर वो क्षेत्र है, डोमेन का मतलब क्षेत्र है, जहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए, चाहे जमीन पाई जाती है जिस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं और घर बना सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब घर बना सकते हैं। और लिथोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, और इन मिनरल्स को निकाल के हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में ले जा सकते हैं और इनसे कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे इसमें मिनरल्स में आ गया आयरन ओर, आयरन ओर धरती में पाया जाता है, इसको निकालो और आप इससे क्या कर सकते हो, आयरन बना सकते हो बॉस। क्या बना सकते हो, आयरन। तो ये हमने देखा बॉस लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंस, क्या क्या पाया जाता है लिथोस्फीयर में। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ये जो है माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सारा क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर में आपकी लाइफ आ जाएगी, पानी वाला पार्ट हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब लिथोस्फीयर में आ जाएगा। यहाँ पे दे भी रखा है डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। दूसरा डोमेन है जो है उसको बोलते हैं पानी वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, है ना। इसमें आपके बहुत सारे सोर्सेस ऑफ वाटर आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज आ जाएंगे, जैसे रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस, ये सब किस में आ जाएंगे, हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगे। और हाइड्रोस्फीयर बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो बस कैसे जी पाओगे, जस्ट इमेजिन। तीसरा जो डोमेन है वो है आपका एटमोस्फेयर, और एटमोस्फेयर में एयर पाई जाती है। ये जो अपनी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो हवा पाई जाती है बॉस, अर्थ के चारों तरफ जो हवा पाई जाती है वही क्या कहलाएगा, एटमोस्फेयर कहलाएगा, ठीक है। और ये हवा हमारी अर्थ के पास ही क्यों रहती है, उड़ के ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी आप समझते हो ना, अर्थ कई सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एटमॉस्फेयर को हमारे पास होल्ड करके रखता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो भाई साहब एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारे पास। अपनी जो अर्थ के चारों तरफ जो हवा पाई जाती है ये क्यों रुकी हुई है यहाँ पर, ये इसलिए रुकी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये ना। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर या हवा जो है वो कम होने लग जाती है। इसलिए आपने सुना हो कभी माउंटेन्स पर जो लोग चढ़ते हैं वो अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर हवा कम हो जाती है। मगर धरती के पास हवा ज़्यादा क्यों पाई जाती है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाई जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये अर्थ का वो फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। आप देखो किसी भी चीज़ को ऊपर से गिरो वो धरती पर नीचे की तरफ गिरती है, राइट।
और एटमॉस्फेयर का फायदा क्या है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, हार्मफुल रेज से भी बचाता है और सन की हीट से भी बचाता है। इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाई जाते हैं और वाटर वेपर पाई जाती है, ठीक है। चेंजेज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, हमारे एटमॉस्फेयर में जो बदलाव आता है ना, उससे हमारा मौसम बदल जाता है और क्लाइमेट बदल जाता है ना। प्लांट, अब अगला डोमेन कौन सा है आपका, बायोस्फीयर। तो प्लांट और एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, प्लांट और एनिमल मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, है ना, और लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड सपोर्ट लाइफ। यार लाइफ कहाँ पाई जाती है, आप समझो, लाइफ वहाँ पाई जाती है जहाँ पे हवा मिले, जहाँ पे पानी मिले, जहाँ पे आपकी लैंड मिल जाए, तीनों चीज़ जहाँ मिल जाती हैं। तो ये वो जोन है, छोटा सा वो जोन है जहाँ पर लैंड वाटर एयर तीनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अगला टॉपिक है हमारा भाई इकोसिस्टम क्या है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में डेफिनेशन दे रखी है, देखो इकोसिस्टम में सिंपल सा बताता हूँ, पहले समझ लो इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, ये अर्थ की सरफेस, यहाँ पर ये प्लांट हो गया बॉस, इकोसिस्टम समझना आपको ना, ये क्या हो गया, प्लांट। और भाई साहब ये यहाँ पे एक इंसान ले लेते हैं, लो भाई ये इंसान हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो बॉस, ये अपना सूर्यदेव हो गए, ठीक है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए सन की रेज आ रही है बॉस, ठीक है। और इकोसिस्टम समझना है आपको, राइट। तो देखो सन की फोटोसिंथेसिस की एक्शन की वजह से प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इन्वायरमेंट में जो CO2 है उसको O2 में बदल देते हैं। इस O2 को ये भाई साहब यूज कर रहे हैं और ये भाई साहब क्या निकाल रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। तो देखो अपना जो इन्वायरमेंट है बॉस, अपना जो इन्वायरमेंट है, अभी हमने देखा इन्वायरमेंट में दो तरह की चीज़ होती हैं, एक होती है बायोटिक, एक होती है अबायोटिक, ठीक है। ये तो हमने देखा, इन दोनों को मिला दो, सम कर दो, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। मगर यार इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का मतलब है ये दोनों आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में लगातार तुम देखो इंटरेक्शन चलता रहता है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज करते रहते हैं। ये जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, देखो सन बताओ किस में आ जाएगा, अबायोटिक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, हवा जो है ये किस में आ जाएगी, अबायोटिक में आ जाएगी। सॉइल जो है ये किस में आ जाएगी, अबायोटिक में आ जाएगी। पानी जो है अबायोटिक में आ जाएगी। और ये प्लांट्स किस में आ जाएगा, बायोटिक में आ जाएगा। ये भाई साहब भी किस में आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। तो देखो बताओ आपस में इंटरेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्लांट्स जो है बायोटिक है, ये सन की प्रेजेंस में एयर को यूज करके क्या कर रहे हैं भाई साहब, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। बताओ फोटोसिंथेसिस हो पाती अगर ये अबायोटिक कंपोनेंट इनके पास नहीं होते, बताओ कर पाते फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। तो जहां पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं, एक दूसरे को यूज करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट आपस में लगातार एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो अब इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी रखी है, देखो इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स विद ईच अदर and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लगातार इंटरेक्शन होता है लिविंग बींग्स के बीच में, लिविंग बींग्स और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के बीच में होता है, और लगातार एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। सन की एनर्जी प्लांट्स में जा रही है, प्लांट्स की एनर्जी लिविंग बींग्स में जा रही है, लगातार एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या है। तो एट एनसीसी कैंप दैट रबीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जैसी एक्सक्लेम्ड, जैसी सरप्राइज होती है। एक एनसीसी का कैंप चल रहा था, उसमें रबी की क्लास अटेंड हो रही थी, ठीक है। तो जैसी सरप्राइज होते हैं, कहते हैं व्हाट ए हैवी डाउनपोर, कितनी भयंकर बरसात हो रही है। डाउनपोर का मतलब होता है बरसात। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पाउर्स एंड पाउर्स एंड पाउर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। कह रहे हैं यार कितनी भयंकर वाली क्लास चल, वो मतलब बरसात हो रही है, आप मेरे यहाँ पे आओ, केरला में आओ। केरला में भी ऐसी होता है, भयंकर बरसात होती है। पूरी और काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बच्चों में यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला एरिया जो है इंडिया का, नीचे वाला केरला है, और केरल में भारत में सबसे पहले बरसात होती है। मानसून सबसे पहले जो आता है वो केरल में आता है। 1 जून को हर साल मानसून कहाँ पे आ जाता है, केरल में आ जाता है, ठीक है।
दूसरा निकल के आता है हीरा। हीरा कहता है भैया जैसलमेर से हीरा, राजस्थान का जैसलमेर वाला इलाका जहाँ बरसात बहुत कम होती है। ये कह रहे हैं वी गेट नो रेंज वी सी ओनली कीकर सैंड। कीकर मतलब यहाँ पे प्लांट्स हैं, कीकर दिखाई देता है, सैंड दिखाई देती है, राइट। एज फार एज आइज कैन सी, तो जहां जहां तक देखोगे आप, दूर दूर तक देखोगे जैसलमेर में आपको कीकर और सैंडी दिखाई देगी। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, और ऊंट दिखाई भी दे जाएंगे, रवि ने बोला, ठीक है। तो ये मतलब बता रहे हैं हमारे आसपास कैसा इकोसिस्टम है, दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो पॉन्ड का इकोसिस्टम दे रखा है। पॉन्ड में मतलब जो पॉन्ड है, तालाब है, तालाब का इकोसिस्टम दे रखा है। इसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दोनों दिखा रखी हैं, राइट। हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल्स, भाई साहब कैमल्स ही नहीं। इफ यू विजिट अवर डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट में आओगे, डेजर्ट आपको पता है मरुस्थल, तो आप वहां पे स्नेक्स देखोगे, लिजार्ड देखोगे, और भी बहुत सारे इंसेक्ट देखोगे। रवि वॉन्डर्ड व्हाई डू द एनिमल्स एंड वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रवि कह रहे हैं यार ये मतलब आप कह रहे हो केरल में अलग सिस्टम देखने को मिलता है, डेजर्ट्स में अलग सिस्टम देखने को मिलता है, राजस्थान में ऐसा क्यों होता है? अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, ये वेरी क्यों करते हैं, चेंज क्यों होते हैं, ठीक है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? तो टीचर कह रहे हैं यस भाई साहब बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। क्यों? मतलब हर चीज़ का मतलब एक रीजन होता है। प्लांट्स समझा रहे हैं टीचर। तो एक चीज़ यार यहाँ पे आप याद रख लेना, हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखो टीचर आंसर दे रहे हैं कि इसका आंसर दे रहे हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जा रहे हैं। तो ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। देखो जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम। तो भाई वही वाली बात है यार, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप देखने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट में भी पाया जा सकता है, ग्रासलैंड्स में भी पाया जाता है, डेजर्ट में भी पाया जाता है, माउंटेन्स में भी पाया जाता है, लेक, रिवर, ओशन, इवन छोटे से पॉन्ड में भी आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। तो भाई ये इंटरेक्शन जो हो रहा है ना लिविंग नॉन लिविंग के बीच में, ये छोटे से पॉन्ड में भी देखने को मिल जाएगा, रिवर में भी देखने को मिल जाएगा, ओशन में भी देखने को मिल जाएगा, माउंटेन वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स हर जगह पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक हो रहा है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, इसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक बचा है भाई। अच्छा मैं डेफिनेशन और लिखा दूंगा, चिंता ना करें, इकोसिस्टम की है ना, इकोसिस्टम की। चलो लिख लो, लिखा क्या देंगे यार, फटाफट लिखो इकोसिस्टम की डेफिनेशन। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम फटाफट लिखनी इकोसिस्टम की डेफिनेशन। और जो बेस बताया था बेसिक्स वो तो आपको करना ही है नो डाउट। तो इकोसिस्टम में आप लिखो द इंटरेक्शन बिटवीन biotic and abiotic, the interaction between biotic and abiotic components, biotic and abiotic components is known as ecosystem। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन चलता रहता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर दूसरा एक और लिख देना, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो कंपोनेंट नो डाउट 2 कंपोनेंट हो जाएंगे भाई साहब। तो आप बताओगे 2 कंपोनेंट है बॉस, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। ये भी लिख देना है। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या लिख देना, प्लांट्स, एनिमल्स, ये किस में आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। और अबायोटिक क्या आ गए, वो छोरा हट गया है, अबायोटिक क्या आ गया आप लिख देना, सॉइल, वाटर और एयर और सनलाइट, ठीक है। ये किस में आ जाएंगे, अबायोटिक में आ जाएंगे, इनको थोड़ा लिख देना आप, ठीक है बॉस। अब देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट वाला एक टॉपिक और रहेगा, इसको और पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नीड के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। शुरू में जो इंसान हुआ करता था 4-5 हज़ार साल पहले, वो अपने आप को उसने अडेप्ट कर लिया था, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ रहता था। दे लेड ए सिंपल लाइफ, फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। तो पहले के इंसान हुआ करते थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी नीड जो होती थी अपने आसपास के नेचर से फुलफिल कर लेते थे। मगर समय बदलता गया। विद द टाइम
needs grew and became more varied, humans learn new ways to use and change environment। अब तुम देखो समय बदलता गया तो हमारी नीड्स भी बदलती गई और हमने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने अब क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया, हमने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, हमने लाइफ को अपनी को सेटल कर दिया। पहले के टाइम पे आज से 5-7 हज़ार साल पहले ना तो हमने घर बनाए थे, ना ही हम एग्रीकल्चर करते थे, ना ही हम जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालतू बनाना। मगर समय बदला तो ये सारे काम भी हमने करना स्टार्ट कर दिया। व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील मतलब पहिए का इन्वेंशन हुआ, तो देखो हमने गाड़ी बना दी, पहले बैलगाड़ी बनी, फिर बाकी व्हीकल्स भी आ गए आज की डेट में। सरप्लस जो फूड हुआ करता था उसको हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बेचना स्टार्ट कर दिया। सरप्लस का मतलब क्या है, सरप्लस फूड का मतलब समझ लो भाई, सरप्लस फूड का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक खेत है भाई, ये एक फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में 10 बोरी गेहूं निकला है। कितना निकला है, 10 बोरी गेहूं निकला है बॉस, ठीक है। किसने ग्रो किया, ये मान लो रवि ने ग्रो किया। किसने ग्रो किया, रवि ने ग्रो किया। रवि की खेत में 10 बोरी गेहूं निकला है पूरी साल जब इसने खेती करी, एग्रीकल्चर करी। अब इनकी फैमिली की नीड कितनी है, इनकी फैमिली की नीड है ओनली 2 बोरी, एक साल में 2 बोरी खाएंगे। तो इनके पास एक्स्ट्रा कितनी बची बताओ, एक्स्ट्रा बची 8 बोरी गेहूं इनके पास एक्स्ट्रा हैं। तो 8 बोरी जो है इसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। तो रवि भाई साहब सरप्लस का क्या करेंगे, इस सरप्लस को मार्केट में ले जाएंगे और इसको बेच देंगे बॉस, ठीक है। तो सरप्लस समझ गए ना। तो समय के साथ साथ हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, समय के साथ साथ सरप्लस प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड। बार्टर सिस्टम निकल के आता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये ट्रेड का एक सिस्टम होता है जहां सामान के बदले सामान को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास सेब हैं, आपके पास संतरे हैं, तो मैं आपको सेब दूंगा, आप मुझे संतरे देना। तो सामान के बदले सामान जो दिया जाता है दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो पुराने समय में पैसा तो चलते नहीं थे, रुपया चलते नहीं थे, तो आपस में ट्रेड कैसे करते थे, बार्टर सिस्टम के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है। तो ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, कॉमर्स डेवलप हो जाता है। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है जो काम पहले हम हाथों से करते थे वो काम अब मशीनों से होने लग गया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से फैक्ट्रीज लगने लग गई, इंडस्ट्रीज लगने लग गई। अब क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होने लग जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ने क्या किया, और ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। पहले पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो गया। लैंड, वाटर, एयर तीनों का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब लोग जो हैं जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो इन्फॉर्मेशन में भी रेवोल्यूशन आ गई है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत भेज सकते हो। आजकल व्हाट्सअप का जमाना भाई साहब, व्हाट्सअप पे एक मैसेज करो, आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हो। पहले महीनों लग जाते थे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटर लेमन इन समर और हॉट रोस्टेड पीनट्स इन द विंटर। क्या आपने कभी सोचा है कि यार गर्मियों के दिनों में तो आपको क्या पसंद है भाई, आपको जूसी वाटरमेलन पसंद है और सर्दियों में आपको भुनी हुई पीनट्स पसंद है। तो यार ये समय ये किस लिए, क्योंकि गर्मियों में यार आपको पता है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो भैया तुम्हें पीने की चीज़ें मन करता है। सर्दियों में तुम्हें सर्दी लगती है तो कुछ गर्म गर्म चीज़ें खाने को मन करता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे। तो हमें भाई एक बैलेंस स्टेब्लिश करने की जरूरत है दोनों के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में और हमारे बीच में, तभी मतलब हम बढ़िया तरीके से रह सकते हैं। अगर हमने एनवायरनमेंट को ज़्यादा छेड़ा तो दिक्कत आ जाएगी। तो नूरी एक गर्ल है फ्रॉम मिजोरम, फ्रॉम रवि क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। नूरी कह रही यार हमारे आसपास आपको देखने को मिलेगी हरियाली हरियाली है। सीइंग रवीज अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। तो भैया रवि अपसेट हो जाते हैं कि हमारे सामने वाला प्ले ग्राउंड खत्म हो गया है। नूरी कह रही है डोंट वरी रवि, आप हमारे यहाँ आइए, आप वैकेशन में अपने यहाँ आना, घूमना, बड़ा अच्छा मतलब इन्वायरमेंट है, एकदम हरियाली हरियाली है वहाँ पे। रवीज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेस, एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। रवि के टीचर ने कहा कि भाई आप जहाँ भी जाओ तो आप उसका एक मैप बनाना, लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं ये बताना, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताना। तो यहाँ पर बॉस अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। एक डेफिनेशन और दे रखी है, ये बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैंने अभी बताया था ना, सामान के बदले सामान जो एक्सचेंज किया जाता है डेट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। पैसे का यूज नहीं करते, इसके पास जो सामान है वो इसके पास जो सामान है आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। तो सामान के बदले जो सामान एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो मनी आने से पहले, पैसा आने से पहले लोग कैसे व्यापार करते थे, इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, बार्टर सिस्टम का। मान लो आपके पास वीट है, किसी सामने वाले के पास राइस है, तो आप सामने वाले को वीट दोगे, सामने वाला आपको राइस देगा। तो ये जो ट्रेड हो रहा है, गुड्स के बदले जो गुड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, यही
यही है हमारा वाटर सिस्टम। ठीक है बॉस, तो यहाँ पर पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। आई एम श्योर आपको चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। ऐसे ही करके हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको? तो बॉस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए तो उसमें कमेंट भी करें। ठीक है, आप ऐसा करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।